नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज जेकेएलएफ के फाउंडर यासीन मलिक को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार के सख्त रुख का, बदलती नीति का पहला बड़ा एग्जाम्पल है। टेरर फंडिंग का यह पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यासीन मलिक को 5 दफाओं में 10-10 साल की और 2 दफाओं में 20-20 साल की सजा काटनी होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। कुल मिलाकर आतंकवादी वारदात की साजिश रचने, दहशतगर्दी के लिए फंड जुटाने, दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ता रखने, देश के साथ गद्दारी करने यानी राजद्रोह के आरोप में यासीन मलिक के खिलाफ आरोप साबित हुए और आज अदालत ने इन गुनाहों के लिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। कहा जा सकता है कि अगर अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चले नहीं किया जाता है तो यासीन मलिक को आखिरी सांस तक यानी ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। अदालत के फैसले के बाद यासीन मलिक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। यासीन मलिक की सजा सुनाए जाने के बाद जैसे ये खबर आई, कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, प्रदर्शन हुए, एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। यासीन मलिक की सजा पर सबसे पहला रिएक्शन पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि यासीन मलिक के साथ नाइंसाफी हुई है। इमरान खान ने भी यासीन मलिक को मिली सजा की निंदा की है। अब सवाल यह कि यासीन मलिक के साथ पाकिस्तान को इतनी हमदर्दी क्यों है? यासीन मलिक के नाम पर पाकिस्तान की सरकार और वहां के विरोधी दल एक साथ क्यों खड़े हो गए? सवाल यह भी उठ रहा है कि जब यासीन मलिक ने 28 साल पहले बंदूक छोड़ दी थी, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, तो फिर अब उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? यह दलील यासीन मलिक ने आज अदालत में दी, लेकिन इसके बाद भी यासीन मलिक ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल क्यों किया? इस पर डिटेल में बात करेंगे, सारे केस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यह बता दूं कि अदालत ने यासीन मलिक के केस में आज जो फैसला सुनाया उसमें क्या है। आज दिल्ली के एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यासीन मलिक को जिस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है वो टेरर फंडिंग का केस है। एनआईए ने 2017 में यह केस दर्ज करके जांच शुरुआत की थी। यासीन मलिक पर यह आरोप साबित हुआ कि उसे पाकिस्तान से पैसा मिला। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने पैसा भेजा। इस फंड का इस्तेमाल यासीन मलिक ने कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में किया। इस पैसे का इस्तेमाल पत्थरबाजी में, सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने में, टारगेटेड किलिंग में किया गया। इस मामले में कुल 12 लोग आरोपी थे, जिनमें 2 अभी भी फरार हैं। एनआईए ने जनवरी 2018 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में यासीन मलिक के अलावा शबीर शाह, मसरत आलम, आसिया अंद्राबी और इंजीनियर राशिद को भी आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान एनआईए ने 3000 पन्नों में सबूत पेश किए। शबीर शाह, यासीन मलिक और अन्य लोगों के ईमेल कोर्ट के सामने रखे। 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कोर्ट में पेश किए गए। इसमें गुनहगारों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, पाकिस्तानी हाई कमीशन से रिलेशन के सबूत और हुर्रियत का आतंकवादी प्लान भी शामिल है। एनआईए ने यासीन मलिक पर जुर्म साबित करने के लिए 125 गवाह भी कोर्ट में पेश किए। एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक और अन्य मुजरिमों ने आतंकवाद के लिए जो पैसे जुटाए उनसे कश्मीर वैली में कई हत्याओं को अंजाम दिया गया। अदालत ने यह भी माना कि यासीन मलिक के लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद से रिश्ते हैं। दोनों कई बार एक मंच पर दिखे हैं। अदालत ने यह भी माना कि भले यासीन मलिक को हाफिज सईद से सीधे पैसे न मिले हो, मगर उसे कारोबारी जहूर बटाली के जरिए पैसे हाफिज सईद ने भिजवाए, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हुआ। इस केस में जो सजा हुई थी 120B आईपीसी, 121 आईपीसी, 121A आईपीसी, 13 यूएपीए, 16 यूएपीए, 17 यूएपीए, 18 यूएपीए, 20 यूएपीए, 38 एंड 39 यूएपीए में सजा हुई थी। इन दो में 121 आईपीसी के अंदर जो सजा का प्रावधान है कानून के अंदर उम्र कैद या मृत्युदंड का है और 17 यूएपीए में लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो कोर्ट ने 121 आईपीसी के अंदर आज एनआईए ने इसमें कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड
उन्होंने कहा कोर्ट से देने को, और हमारी तरफ से बीइंग ए अमाइकस क्यूरी, एज आई एम रिप्रेजेंटिंग यासीन मलिक एज ए अमाइकस क्यूरी, मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा दिया जाए। कोर्ट ने जिस बात को कंसिडर करते हुए अल्टीमेटली एक फाइनल ऑर्डर सुनाया, जिसमें कोर्ट ने 2 धाराओं में 121 आईपीसी एंड 17 यूएपीए के अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी किया था। चार्ज के स्टेज पे जब भी किसी केस में चार्ज फ्रेम होता है तो उसका एक लास्ट होता है, वेदर यू वांट टू प्लीड गिल्टी और कंटेस्ट ट्रायल, द लास्ट क्वेश्चन। तो इन दैट ही सेड दैट आई वांट टू प्लीड गिल्टी। उसके बाद कोर्ट ने कहा फिर भी आप सोच लो, आपको पूरा मौका दिया जाता, आप सोच लो। और उस समय इनके पास ही वाज आर्ग्यूइंग हिज केस ऑन हिज ओन। वो अपने केस को खुद कोर्ट में पेश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको पूरे प्लीड गिल्टी के कॉन्सिक्वेंसेस को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक अमाइकस अपॉइंट करता हूं। और उन्होंने, कोर्ट ने मेरे को अमाइकस किया, मैंने उनको सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सारी चीज़ों को समझाया और अल्टीमेटली अखंड प्रताप सिंह को कोर्ट ने यासीन मलिक का वकील तय किया था। यासीन मलिक ने किसी को वकील नहीं बनाया था, खुद अपना केस लड़ रहे थे। तो यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के साथ साथ इसी मामले की 2 अन्य दफाओं में 10-10 साल की कैद की सजाएं भी सुनाई गई हैं। जिस दिन इस मामले में यासीन मलिक को मुजरिम ठहराया गया था, उस दिन अदालत ने यासीन मलिक से उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था, जिससे उन पर जुर्माना लगाया जा सके। जांच एजेंसियों ने अदालत को यासीन मलिक की प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया, जिसके आधार पर ही कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। जज साहब ने ऑर्डर डिटेल में लिखाया, उसके बाद आकर प्रोनाउंस किया। यासीन मलिक को सामने खड़ा करके उनको हिंदी में समझाया गया, अंग्रेजी में जो जजमेंट थी उसको हिंदी में समझाया गया, और वो डिटेल ऑर्डर अभी आपको मिल जाएगा। उसमें इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10-10 ईयर्स की कंकरेंट सजाएं हैं। किन किन सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई? में लाइफ है, 17 में शायद, मुझे अभी ऑफेंड याद नहीं आ रहा, तो बहुत सारी भीड़ थी। और 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको है जो कंकरेंट चलेगी, तो मीनिंग एक ही होता है। अभी डिटेल ऑर्डर जो है वो अभी आएगा, हो गया, साइन होके मिल जाएगा। अच्छा, आप भी कोर्ट में मौजूद थे, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज यासीन मलिक का था जब वो जज के सामने थे? वो सरेंडरिंग मोड में थे। उन्होंने बोला कि आप जो भी सजा है वो दे दीजिए, बोला उन्होंने। ये सही है और पूरी दुनिया जानती है कि यासीन मलिक ने 1990 से पहले हथियार उठाए थे। वो आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान से लौटकर यासीन मलिक ने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। 1989 में देश के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद को जो किडनैप किया गया था, उस किडनैपिंग में यासीन मलिक शामिल था। जनवरी 1990 में एयरफोर्स के जवानों पर हमले में वो शामिल था। इसमें एयरफोर्स के 4 अफसर शहीद हुए थे। हालांकि अगस्त 1990 में यासीन मलिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में घायल हुआ था। उसे गिरफ्तार किया गया था और 1994 तक वो जेल में रहा। यासीन मलिक ने कोर्ट में दावा किया था कि उसने 1994 में जेल से बाहर आने के बाद किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं की, कोई हिंसा नहीं की, किसी तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा। हालांकि यासीन मलिक ने अपने लिए वकील रखने से इनकार कर दिया था। अदालत ने उसे खुद अपना केस लड़ने की परमिशन दी थी। अदालत में मौजूद वकीलों ने बताया कि यासीन मलिक ने अपनी सफाई में अदालत से क्या क्या कहा। यासीन मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 इयर्स जो है 28 ईयर से मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर्स से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहाँ पर मैंने वायलेंस यूज़ किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। ठीक है, तो आज तक मैंने, और फिर उनको जो है इंडिया की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया और कई जो इस टाइप की जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भेजा गया। वहाँ पर अगर मेरा वायलेंस पे होता तो मेरे को जो है इंडियन गवर्नमेंट वहाँ क्यों भेजती ऐसी जगहों पे। तो उन्होंने इतनी बात करी कि उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रखते हुए। अच्छा, मतलब अपना जिरा जो है वो यासीन मलिक ने खुद किया। यासीन मलिक ने खुद ही गवर्नमेंट, आई मीन कोर्ट हैज परमिटेड हिम, कोर्ट का अपॉइंटेड वो भी था, एमिकस भी बोले थे उन्होंने भी, बट कोर्ट हैज परमिटेड हिम टू से समथिंग। जनवरी 1990 में यासीन मलिक ने श्रीनगर में एयरफोर्स के जिन 4 अफसरों को शहीद कर दिया था,
उनमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी शामिल थे। रवि खन्ना का परिवार पिछले 32 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आज जब टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो रवि खन्ना की वाइफ निर्मल खन्ना ने कहा अब उन्हें भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। जो भी जजेस ने अपने बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूं, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीज़ें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है, आई एम 100% श्योर दैट जस्टिस विल बी गिवन टू मी। पीपल से जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, बट आई डोंट एग्री ऑन दिस। यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। उन्हें सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। हालांकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है। अभी यासीन मलिक के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला है, लेकिन यासीन मलिक की जो फितरत है, जिस तरह का माइंडसेट है, हो सकता है वो अपील ना करें, क्योंकि अदालत में उन्होंने कह दिया था कि वो गुनाह कबूल करते हैं, वो ट्रायल में नहीं जाएंगे। अदालत को जो सजा देनी है वो उसे कबूल है। हालांकि ये टेरर फंडिंग का केस है। एनआईए ने सबूत अदालत में पेश किए, गवाह पेश किए, तभी अदालत ने यासीन मलिक को सजा दी है। लेकिन कश्मीर में अब यासीन मलिक को शहीद बताने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में यासीन मलिक के मुद्दे पर लोगों को भड़काया जा रहा है। कश्मीर में 2 साल के बाद आज एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना हुई। हालांकि पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर थी, क्योंकि श्रीनगर में आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। खासतौर पर मैसूमा इलाका, जहां यासीन मलिक का घर है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। यासीन मलिक को सजा देने का विरोध कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली में अदालत ने यासीन मलिक को सजा सुनाई, वैसे ही कश्मीर में कुछ लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जवानों ने भी प्रदर्शन करने वालों पर हवा में गोलियां चलाई, टीयर गैस के शेल्स छोड़े और थोड़ी देर में हालात काबू में आ गए। हालांकि जब शांति स्थापित हो गई, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जैसे नेता काम पर लग गए। यासीन मलिक के खिलाफ सजा के ऐलान को महबूबा ने कश्मीरियों पर जुल्म बताया। महबूबा की बहन रुबैया सईद को यासीन मलिक ने किडनैप किया था, लेकिन आज यासीन मलिक को सजा देने पर महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जताया। देखिए, यहाँ तो ये तो मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। यहाँ पहले भी कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मसला सुलझने के बजाय मसला उलझ रहा है। यासीन मलिक को मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 बार उन्हें आपकी अदालत के कटघरे में बिठाया, उनसे सख्त सवाल पूछे, शो में काफी तकरार भी हुई। वहां मौजूद कश्मीरी पंडितों ने उन्हें हत्यारा कहा, कश्मीरी पंडितों का खून बहाने वाला आतंकवादी कहा, कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के लिए यासीन मलिक को जिम्मेदार बताया। उन्हें बार बार इस बात के लिए कोसा गया कि उन्होंने फौज के लोगों को मारा। हालांकि आज जिस केस में सजा हुई है वो टेरर फंडिंग का केस है। यासीन मलिक ने कई बार कहा कि जब उन्होंने हथियार उठाए थे तो कश्मीर में माहौल ही ऐसा था, लेकिन 1994 में हथियार छोड़ने के बाद वो कहते थे कि अब मैं गांधी जी के रास्ते पर चल रहा हूं। यासीन मलिक ने मुझसे यह भी कहा कि उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को बंदूक के बजाय बैलेट का रास्ता अपनाने को कहा है। यह बात भी सही है कि भारत में यासीन मलिक ने अलग अलग सरकारों के साथ मिलकर कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी बात हुई। लेकिन यह भी सच है कि यासीन मलिक इस मामले में पाकिस्तान को पार्टी बनाना चाहते थे। वो मानते हैं कि पाकिस्तान को कन्विंस किए के बगैर कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। यासीन मलिक पाकिस्तान के नेताओं से लगातार मिलते थे, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के आकाओं से उनके रिश्ते थे,
मैंने हाफिज सईद को लेकर उनसे सवाल पूछे थे। हाफिज सईद के साथ उनकी तस्वीर भी उनको दिखाई थी। यासीन ने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी जो वहीं रहती है। यासीन मलिक की एक छोटी सी बेटी भी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर यासीन मलिक के संपर्क में रहते हैं। इसीलिए आज भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडर्स ने यासीन मलिक के सपोर्ट में बयानबाजी की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक आंसू बहाते नजर आए। इस मामले में पाकिस्तान की सरकार और वहां के विरोधी दल एक साथ हैं। पाकिस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर यासीन मलिक की तस्वीर लगा दी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित जो भारत में हाई कमिश्नर थे, सब ने यासीन मलिक को दी गई सजा को अमन पसंद कश्मीरी पर जुल्म बताया। यासीन मलिक की पत्नी मिशाल मलिक पाकिस्तान की सिटीजन है। जैसे मैंने आपको बताया, मिशाल मलिक ने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिशाल ने आरोप लगाया कि यासीन मलिक को न तो वकील दिया गया न दलील का मौका दिया गया, सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 13 साल की मेरी जो शादी हुई है, इसके अंदर बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत से अटैक्स, बहुत से अरेस्ट आए हैं, मगर इस वक्त जो हालत है मेरे हस्बैंड की, उनको तिहाड़ के डेथ सेल में रखा हुआ है 5 by 7 फीट के, उनको कोई काउंसिल एक्सेस नहीं है। और तो दहशतगर्दी के मुकदमे, जब एक पुरअमन, एक हुर्रियत अजीम रहनुमा जो लीड कर रहे हैं एक स्ट्रगल ऑफ नॉन वायलेंस, तो उनके खिलाफ टेरर फंडिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के, टेरर गैंगिंग के और सिडेशन के चार्जेस और ऊपा जैसे और टाडा जैसे और पब्लिक सेफ्टी जैसे ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो उनके खिलाफ डाले जाएं, जिसके तहत वो अपना केस भी नहीं प्लीड कर सकते। और जो सबसे खौफनाक बात है इस वक्त कि जब उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस खुद मैं बोलूंगा, तो जब भी उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया है तो उसके अंदर उनकी आवाज म्यूट कर दी जाती थी जब वो बोल रहे होते थे जज के साथ। और जब उनके खिलाफ एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते थे हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से, तो तब उनकी तरफ से वॉल्यूम बंद कर दिया जाता था ताकि यासीन साहब को ऑनलाइन वो सुन भी ना सके कि उनके खिलाफ क्या बात की जा रही है। उसको पिछले 35 ईयर्स से इंडिया के 3rd डिग्री टॉर्चर का वो शिकार है। जिस्म का एक एक हिस्सा जो है उनका वो गवाही देता है कि उनको कितना मारा पीटा गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है, उनके ऊपर बर्न स्कार्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर मेटालिक वाल्व है, उनको ब्लड फूड पॉइजनिंग होगी, उनको जेल में जहर दे दिया गया, कुछ साल पहले फिर जहर दिया। उनकी हेल्थ इतनी फ्रैजाइल है। मिशाल मलिक ने जमकर गलत बयानी की, जमकर झूठ बोला। उन्हें यहां के हालात का जरा भी अंदाजा नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में मिनिस्टर मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। मरियम ने कहा कि यासीन मलिक अपनी बेटी से 8 बरस से मिल नहीं पाया है, भारत उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ये तमाम अदालती कार्रवाई जो यकायक एकदम की गई है और ये किस तरह अदालती इंसाफ के और इंसानी हकूक के मुनाफी है कि किस तरह आप एक शख्स को सुने बगैर, एक फ्री ट्रायल के बगैर, एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बगैर आप किसी शख्स को जो कि एक पुरअमन, जो कि पूरी दुनिया में भी एक्नॉलेज करते हैं कि वो हुर्रियत लीडर एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम पे आज तक खुदा न खास्ता उनके ऊपर किसी भी ऐसी एक्टिविटी का इल्ज़ाम नहीं लगा जो उनको किसी तरह भी किसी और मनफी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करे। इंसानी हकूक और अदालती कार्रवाई का कत्ल हुआ है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर जाली मुकदमात कर फौरी तौर पर उनको उनकी सजा सुनाने की डेट भी दे दी, उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया। और जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसका भारत सिग्नेटरी है, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, तमाम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज, तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का भारत खुद सिग्नेटरी है, जिसकी वायलेशन है। मरियम ने भी लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की। वो ये बताना भूल गई कि यासीन मलिक ने अदालत में अपना गुनाह कबूल किया है। वो ये बताना भूल गए कि यासीन मलिक को सरकार की तरफ से एक वकील दिया गया था। वो ये बताना भूल गए कि यासीन मलिक को अपनी
पैरवी करने का मौका दिया गया और कोर्ट ने उनसे कहा कि वो समझ लें गुनाह कबूल करने का अंजाम क्या होता है। पूरा मौका दिया गया, अदालत में केस चला, चार्जशीट पेश की गई। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को कौन रोक सकता है? यासीन मलिक की तरफदारी करने में पाकिस्तान के विरोधी दलों के नेता भी पीछे नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो यासीन मलिक के लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने कहा कि अब दुनिया के ताकतवर मुल्क कश्मीरों पर हुए सितम के बारे में क्यों नहीं बोलते। यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है कश्मीर अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूं हिंदुस्तान हुकूमत की। इनके अंदर कोई इखलाकी जवाज नहीं है कि एक आदमी जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इतनी देर जेल में रखा है, उसको इतनी देर टॉर्चर किया है, उसको अब दहशतगर्दी में सजा सुनाई जाए। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। इसके ऊपर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज कहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करें। इमरान खान को भी असलियत मालूम नहीं है। अदालत में कोर्ट केस चला, यह फैसला कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी पूरे पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रही है। अब उनकी पार्टी ने अपने एजेंडे में यासीन मलिक को भी शामिल कर लिया है। इमरान खान की सरकार में मिनिस्टर रहे फवाद चौधरी ने कहा कि वो यासीन मलिक के लिए दुआ मांगेंगे। हम यासीन मलिक साहब से भी इजहार यकजहती करना चाहते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक कन्फेशन के ऊपर, यानी जो एक ऐसा कन्फेशन, एक ऐसा एविडेंस होती है जिसके ऊपर दुनिया का कोई महज़्ज़ब मुल्क जो है उसका जुडिशल सिस्टम एतबार नहीं करता। पुलिस के साथ अंडर जो कन्फेशन है, एतराफ़ जुर्म जो पुलिस के सामने हो, हमेशा अदालतें उसको रद्द करती हैं और कहती हैं कि आप दूसरी एविडेंस लेके आएँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में जिस तरीके से जुडिशल सिस्टम भी तबाह हुआ है वो भी हमारे सामने है। और हमने देखा है कि यासीन मलिक साहब को एक कन्फेशन की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो है वो गिल्टी करार दिया है और हमारे दिल की धड़कनों में वो शामिल हैं। कश्मीर का हर फ्रीडम फाइटर हमारे दिल की धड़कनों में शामिल है और उसके ऊपर हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के सारे नेता यासीन मलिक को एक सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई में उनकी यासीन मलिक के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। उनके लिए यासीन मलिक एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी इशू है। इसलिए सब मैदान में आए, सब ने जितना जी चाह झूठ बोला, सब ने जितना जी चाह गुमराह करने की कोशिश की। एक बात जरूर ठीक है, यासीन मलिक के बारे में अगर हम सोचें तो पिछले 28 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि यासीन मलिक ने 28 साल में हथियार नहीं उठाया। यह बात सही है। पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल होने की कोशिश भी की। इसलिए ऐसा लगता है कि उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। लेकिन जब यह ख्याल आता है कि यासीन मलिक की वजह से हमारी एयरफोर्स के 4 बहादुर अफसर शहीद हुए, जब यह ख्याल आता है कि यासीन मलिक ने हाफिज सईद से फंडिंग ली, पैसा लिया, जब यह ख्याल आता है कि कश्मीर में यासीन मलिक ने खून खराबे को बढ़ावा दिया, तो लगता है कि यासीन मलिक को सजा तो मिलनी चाहिए। यासीन मलिक ने भले खुद बंदूक ना उठाई हो, लेकिन अगर उसने कश्मीर लड़कों के हाथ में पत्थर या बंदूक थमाने के बदले में पैसे दिए, पाकिस्तान से उसे फंड मिले, तो यह गुनाह माफी के काबिल तो नहीं हो सकता। यह राजद्रोह है, देशद्रोह है। और जनता का परसेप्शन भी यही है। हो सकता है महबूबा मुफ्ती को जनता का रुख ना दिखाई दे रहा हो, इसीलिए आज भले वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही हूं, लेकिन इतना तय है अब पाकिस्तान की भाषा हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी और नहीं कुछ इसका असर होगा। अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब आतंकवादियों के साथ रहम नहीं होता। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। और अब मैं आपसे राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कई बार मीडिया के बारे में बयानबाजी की है। वो कई बार कह चुके हैं कि भारत का मीडिया मोदी से डरता है। वो कहते हैं मीडिया सच नहीं दिखाता, मीडिया राहुल गांधी की बात नहीं सुन पाता। राहुल गांधी का दावा तो यह भी था कि वो संसद में 2 मिनट बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा।
राहुल मीडिया को कभी सरकार का दलाल, कभी झूठा, कभी बिका हुआ, कभी दबा हुआ, न जाने क्या क्या कहते हैं। राहुल गांधी भारत की मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको बोला देखिए, सरकार की दलाली मत करो। सचमुच बताओ तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए। सरकार के लिए काम करते हैं। नहीं, सरकार सरकार के लिए काम करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी सरकार आपका, क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति के जो दिल में हो, जो वो बोलना चाहे, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसकी हम यहां रक्षा कर रहे हैं। अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि मीडिया सरकार के लिए काम करता है, मीडिया मोदी से डरता है, भारत में मीडिया राहुल की बात नहीं सुन पाता, और यह भी मान लिया जाए कि लंदन में, न्यूयॉर्क में मीडिया को पूरी आज़ादी है, वहां कोई मोदी से नहीं डरता, पर जो मीडिया देश के बाहर है, जिसे राहुल आज़ाद मानते हैं, उसके सामने राहुल कैसे चुप हो गए, कैसे डर गए, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। यह माध्यम राहुल गांधी ने खुद चुना, इंटरव्यू की जगह राहुल गांधी ने चुनी, इंटरव्यू कौन करेगा यह भी राहुल गांधी को पता था। वहां तो कोई दबाव नहीं था, वहां तो कोई डर नहीं था। जगह थी लंदन की प्रेस्टिजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सवाल पूछने वाली थी डॉक्टर श्रुति कपिला। श्रुति कांग्रेस की विचारधारा की सपोर्टर है। श्रुति ने राहुल से कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आसान से सवाल का जवाब देने में राहुल की बोलती कैसे बंद हो गई, ये आप देख लीजिए। So my question really is about actually a kind of Gandhian question about violence and how to live with it. And in your case, it's also personal. And so could you sort of say a little bit on your own personal resilience on it, but also how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? Mm-hmm. It's not precisely the most accurate. It's you realize. Well, I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's a very obvious. It's a very obvious question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know the answer? I'm trying to go deeper in the answer. Okay, let's do this. एक अपनी पसंद के इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब देने में राहुल गांधी अटक गए। यह अटकना सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। लोगों को इस बात पर हैरत है कि सवाल ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। डॉक्टर श्रुति कपिला ने हिंसा और अहिंसा के रास्ते का फर्क पूछा था। गांधी जी के देश में रहने वालों के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी न जाने क्या सोचते रहे। सवाल पूछने वाली महिला ने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मुझे हैरानी है आपसे पहले किसने ये सवाल नहीं पूछा। तो राहुल ने कहा नहीं, मुझे पहले भी पूछा है। तो श्रुति ने कहा फिर आपके पास जवाब क्यों नहीं है। राहुल क्यों जवाब नहीं दे पाए, क्या सोचते रहे, इसका अंदाजा आप ठीक से लगा पाएं, इसलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं हुआ क्या था। So my question really is about actually a kind of Gandhian question about violence and how to live with it. And in your case, it's also personal. And so could you sort of say a little bit on your own personal resilience on it, but also how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think,
I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's you realize what I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a very haven't stumped me. obvious. It's a very You obvious haven't- question. you haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. राहुल गांधी क्यों चुप रहे, क्या सोचते रहे, जवाब देने में क्यों अटकते रहे, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ये कांग्रेस के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे तो इतना ही कहना है कि वो भारतीय मीडिया पर भी सवाल उठाने से पहले इसी तरह का चिंतन मनन कर लिया करें। मीडिया पर आरोप लगाने से पहले थोड़ी गहराई से सोच लिया करें, तो शायद उन्हें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो बदलेंगे। वो जब अपनी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते तो किसी और की क्या सुनेंगे। पार्टी में कितने सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम उन्हें समझा समझा कर थक गए। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमें वो मिलने का समय नहीं देते। कांग्रेस में उनको कोई सुनता नहीं, इसलिए कई नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और आज कपिल सिब्बल ने भी अपना रास्ता बदल लिया। कपिल सिब्बल ने आज उत्तर प्रदेश से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेजेगी, लेकिन वो पार्टी के मेंबर नहीं बनेंगे, पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। हालांकि नॉमिनेशन करने से पहले कपिल सिब्बल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर गए। वहां से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे। नॉमिनेशन के वक्त अखिलेश और रामगोपाल दोनों सिब्बल के साथ थे। नॉमिनेशन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा उन्हें आजम खान का भी सपोर्ट है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की है। इसके बाद पूछा गया कि कांग्रेस में रहकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो सिब्बल ने खुलासा किया अब वो कांग्रेसी नहीं है, 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कपिल सिब्बल ने कहा वो एक पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बनना चाहते, इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर राज्यसभा में जाना चाहते हैं और 2024 के चुनाव में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा। निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। As an independent, I'll be going to the Rajya Sabha after scrutiny and everything is in order. I am deeply, deeply grateful to Akhilesh ji. I also wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me. 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। इसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, कहा सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट में भी हमेशा अपनी बात दमदार तरीके से रखते आए हैं। सदन में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार को घेरने में मदद करें। राज्यसभा चुनाव में जिन जिन को सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है।
तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के फैसले से चाचा शिवपाल खुश नहीं है। शिवपाल यादव ने कपिल सिब्बल की तो तारीफ की, लेकिन यह भी कह दिया कि अगर अखिलेश परिवार वालों के सुनते, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मौका देते तो आज पार्टी की यह हालत ना होती। कपिल सिब्बल साहब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं। उनके राज्यसभा में आने से एक हेल्दी राज्यसभा को वातावरण मिलेगा, तो हमें तो खुशी है। तो क्या आपको लगता है सपा के पास क्या कमी है, या समाजवादी पार्टी या उनके जो अलायंस है उनमें से भी किसी को मौका मिलना चाहिए था? उस पर तो आगे हम तो यही कहेंगे, अगर ये उन्होंने सोच लिया होता परिवार के लिए और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए, अगर ये बातें सोच ली होती, परिवार भी साथ रहता और जमीनी कार्यकर्ता भी साथ रहते, तो इस समय सत्ता में हो सकते। कपिल सिब्बल G23 के बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। कांग्रेस में रहते उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसलों पर कई बार सवाल उठाए, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को भी कपिल सिब्बल के फैसले पर हैरानी तो नहीं हुई। तारिक अनवर ने आज कहा कि लोग आते हैं जाते हैं, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक अनवर ने कहा कि कपिल सिब्बल सिर्फ राज्यसभा के लिए कांग्रेस छोड़ गए, ये ठीक नहीं है। कम से कम कपिल सिब्बल जी के जैसे स्टेचर के व्यक्ति से ये अपेक्षा हम लोग को नहीं थी, या किसी को भी नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय से वो कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा है और कांग्रेस ने भी उनको हर मौके पर, हर अवसर पर उनको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती रही है। अगर सिर्फ राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए वो दल बदल सकते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा उनके जाने से? देखिए, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं, और हर पार्टी के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। कोई पार्टी आज इससे वंचित नहीं है, लोगों का आने जाने का सिलसिला है। कपिल सिब्बल के नॉमिनेशन पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। ब्रजेश पाठक ने कहा, इसमें भी अखिलेश यादव ने अपना कोई फायदा देखा होगा, क्योंकि जहां सौदा पटा वहीं सपा। समाजवादी पार्टी के बारे में अच्छी तरह जानते हो, जहां सौदा पटा वहीं सपा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के बूथ से लेकर के गांव तक के शहर के सभी आम जनमानस के हित के लिए ऐसे साथियों पर चिंता करती है, ऐसे साथियों को आगे बढ़ाती है जो देश और प्रदेश हित में काम करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से गुंडे माफियाओं, जो समाज विरोधी कृत्य हैं, सबका अगर कहीं एक साथ ढूंढना है तो आप सपा में चले जाएं। कपिल सिब्बल बड़े सफल वकील हैं, बड़े प्रभावी ढंग से अपने केस लड़ते हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं, राजनीति का स्वाद चख चुके हैं, इसलिए वापस संसद में आना चाहते थे। लोकसभा जीत नहीं सके, कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में भेजना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लिया। समाजवादी पार्टी से भी कपिल सिब्बल का रिश्ता कोई नया नहीं है। वो अखिलेश यादव के वकील रह चुके हैं। 2016 में भी राज्यसभा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद ली थी, लेकिन वो अलग अलग लोगों की मदद लेते रहे हैं, अलग अलग रास्तों से पार्लियामेंट में आते रहे हैं। 1998 में जब कपिल सिब्बल फाउंडर केस में लालू यादव के वकील थे, तो लालू यादव की पैरवी पर कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। बाद में लोकसभा में आए, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस ने काफी कुछ दिया, लेकिन पिछले 2 साल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कपिल सिब्बल अब ज्यादा दिन कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। अखिलेश यादव को जाहिर है इसका फायदा होगा। कपिल उनका केस भी लड़ेंगे और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की आवाज भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। अखिलेश यादव इतने तैश में आ गए कि भाषा की मर्यादा भी भूल गए। हैरानी की बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को चिढ़ाने, उनका अपमान करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने की, और जब केशव प्रसाद मौर्य ने उसी अंदाज में जवाब दिया तो अखिलेश बौखला गए।
असेंबली में चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही थी। अखिलेश यादव करीब 1 घंटे तक बोले, सरकार के ऊपर उनकी के हमले किए, लेकिन किसी ने टोका नहीं। लेकिन अचानक अखिलेश ने गियर बदल दिया, वो पर्सनल अटैक पर आ गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा करके कहा, बीजेपी के नेता गर्मी निकालने की बात करते थे, लेकिन जनता ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराकर उनकी गर्मी निकाल दी। जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी, जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली। नहीं देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है। गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ये क्या बात हुई? ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? पार्टी हारी, हम तो स्वीकार करते हैं। जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए। और का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? तो अगर मैं गर्मी मान लो, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। इस बात का राज्यपाल के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था। यह केशव प्रसाद मौर्य पर पर्सनल अटैक था, सीधा हमला था। इसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त चुप रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई, केशव प्रसाद मौर्य ने बोलना शुरू किया, अखिलेश यादव की सरकार के वक्त कारनामे गिनाने शुरू किए, तो अखिलेश रहा नहीं गया। वो इतना नाराज हो गए कि तू तड़ाक पर उतर आए। 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है। अगर कोई रोग है, मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से जरूर यह निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप इसका भरोसा रखिए। अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? कि लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए, इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, सड़क किसने बनाई है? एक्सप्रेस किसने बनाया है? मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने, क्या बात है? कोई बात है क्या? जब बात बढ़ गई, अखिलेश यादव ने भाषा की मर्यादा पार की, तो योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। योगी ने कहा, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक हमले हो, विपक्ष सरकार से सवाल पूछे, सरकार पर राजनीतिक हमले करे, ये सब ठीक है, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत हमले करना ये ठीक नहीं है। अगर अखिलेश की बात सबने सुनी तो फिर विपक्ष को भी सरकार का जवाब सुनना पड़ेगा। 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को
कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना। भाई, हमें जो स्वीकार करना हो वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग को जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी किसी को सरकारी पैसे से होता है, वो मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, बहुत अच्छी तरीके से कि इस तरह की बात नहीं आया जाए कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। व्यवहार देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव अभी तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाए। आज असेंबली के भीतर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि इस तरह के व्यवहार से नेताओं की छवि खराब होती है, जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, विधानसभा विपक्ष के नेता हैं, उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अमेरिका से आज एक दर्द भरी खबर आई है। अमेरिका के एक स्कूल में एक बार फिर से गोलाबारी हुई। एक सिरफिरे ने स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों और टीचर समेत 21 बेगुनाहों को मार डाला। दिल दहलाने वाली घटना टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। 18 साल का एक लड़का बंदूक लेकर स्कूल में घुसा। वहां उसने एक क्लास का दरवाजा अंदर से बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलाई। जो बच्चे इस घटना का शिकार हुए वो 4 साल से लेकर 10 साल तक के मासूम थे। स्कूल के कुल 19 बच्चे और 2 स्कूल टीचर्स इस फायरिंग में मारे गए। हालांकि पुलिस ने बच्चों पर फायरिंग करने वाले हत्यारे को गोली मार दी। पुलिस ने बताया ये शूटर पहले घर में अपनी दादी की हत्या करके आया था, लेकिन उसने स्कूल में बच्चों की हत्या क्यों की ये अभी तक क्लियर नहीं है। इस घटना से एक बार फिर से अमेरिका के गन कल्चर पर सवाल उठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर दुख जताते हुए कहा अब वक्त आ गया कि अमेरिका इस गन लॉबी के खिलाफ एकजुट हो जाए। अमेरिका में देश के हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार है। 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स बड़ी आसानी से खरीद सकता है। ऑटोमेटिक राइफल लेने के लिए 21 साल का होना जरूरी है। हालत यह है कि अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी करीब 23 करोड़ है और वहां पर लोगों ने 39 करोड़ फायर आर्म्स खरीदे हैं। इस गन कल्चर के कारण पिछले 5 साल में अमेरिका में टेक्सास जैसी मास शूटिंग की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और यह पूरे अमेरिका के लिए अब चिंता की बात है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।